वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे द कैलिफेट, एक्सपेंशन, सिविल वॉर्स एंड सेक्ट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये कैलिफेट कोई इंस्टीट्यूशन होता है मुस्लिमों का जो कि मोहम्मद की डेथ के बाद बना था, वो पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम एक्सपेंशन कैसे हुआ, मुस्लिम का जो इस्लामिक एम्पायर था उसमें सिविल वॉर्स हुए, उसमें जो इस्लाम धर्म में सेक्ट्स बन गए जो कि हैं शिया और सुन्नी, और भी बहुत छोटे छोटे हैं पर मेजर ही हैं, तो ये सब भी पढ़े। तो सबसे पहले तो ये सब स्टार्ट हुआ जब प्रोफेट मोहम्मद जो थे इनकी डेथ हो जाती है 632 करंट एरा में। अब ये मतलब एक्सपेंशन वगैरह चल ही रहा था मुस्लिमों का। फिर 612 में तो इन्होंने मुस्लिम धर्म के बारे में बताना शुरू किया था। 20 सालों में जब चीजें नॉर्मल आने लगी थी, इतने में इनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद इनका कोई सक्सेसर नहीं मिला। सक्सेसर यानी कि कोई बंदा जो कि कहे कि मेरे को अल्लाह मैसेज देते हैं वगैरह वगैरह, बस यही एक बंदा था जिसने कहा था कि मैं मैसेंजर हूँ, प्रोफेट हूँ वगैरह वगैरह। इसके बाद कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो कि लेजिटिमेट लगे, यानी कि वो सच्चा लगे, जो कह रहा हो कि मैं अल्लाह का वो हूँ, दूत वगैरह, ऐसा कोई नहीं मिला। तो इस वजह से मुस्लिम दुविधा में पड़ गए कि भाई अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा वगैरह वगैरह। इसकी उम्मा कम्युनिटी थी, मुस्लिम्स की जो उम्मा कम्युनिटी थी उसके पास ही आ गई पूरी जो पावर थी कि अब उसे अपने आप ही देखना था कि भाई क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी अब सोचने लग गई कि हमें आगे क्या करना है। तो उसके उसके एक तो एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। अब अगर मुस्लिम कम्युनिटी खुद सोचेगी कि हमें आगे किसको राजा बनाना है, मतलब किसको फॉलो करना है, किसको लीडर बनाना है, तो उस वजह से एक नया इंस्टीट्यूशन खुल गया। भाई अभी डेमोक्रेसी खोल लेंगे या फिर मोनार्की खोलेंगे, जो भी खोलेंगे, तो एक तो नया इंस्टीट्यूशन बना दिया इन्होंने। एक डिसएडवांटेज ये था कि अब इस इंस्टीट्यूशन की वजह से सेक्ट फॉर्मेशन हो गई, और सेक्ट फॉर्मेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हो गई उम्मा कम्युनिटी में फुल पावर ट्रांसफर की वजह से। तो पहले पढ़ लेते हैं इंस्टीट्यूशन कौन सा बना था और उस इंस्टीट्यूशन की वजह से कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ या फिर सेक्ट फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन बना था हमारा कैलिफेट का, कैलिफेट। अब इस इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जो पूरी उम्मा कम्युनिटी होती है वो अपना एक लीडर डिसाइड करती है। अब उस लीडर को बना दिया जाता है डिप्यूटी या फिर खलीफा ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। डिप्यूटी या फिर खलीफा का मतलब होता है टू वर्क when your senior is not here, senior is not present। और इस केस में सीनियर का मतलब था प्रोफेट, यानी कि जो कैलिफेट इंस्टीट्यूशन था उसमें उम्मा कम्युनिटी अपना एक लीडर चूज करती और वो लीडर कहलाया जाता डिप्यूटी ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, यानी कि जब तक प्रोफेट मोहम्मद नहीं है वो काम करेगा उनकी जगह, ठीक। तो ये इन्होंने ऐसे इसलिए किया कि ये सोच रही क्या पता कोई और प्रोफेट आ जाए बाद में, बोले कि मेरे पास अल्लाह मैसेज करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद कोई भी प्रोफेट नहीं आया, ये डिप्यूटी का सिस्टम ही चलता रहा हजारों सालों तक, ठीक है। अब इससे डिस्क्रिमिनेशन कैसे पैदा हुआ, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ क्योंकि देखो अब कोई लीडर बनाना है तुम्हें, तो फिर उस टाइम पे पहला जो फर्स्ट लीडर था वो बना था अबू बकर, फर्स्ट लीडर बना था अबू बकर। तो ये मतलब मोहम्मद का जो है क्लोज फ्रेंड था, क्लोज फ्रेंड। तो इसने अपनी फ्रेंडशिप वगैरह के नाते से बोला कि मैं मतलब मोहम्मद का क्लोज फ्रेंड था, मुझे सब कुछ पता है मोहम्मद कैसे क्या कराते थे, तो इस वजह से मुझे लीडर बनना चाहिए, और उसे लीडर बना दिया। तो
एक हो गए इसके फॉलोअर्स, उन्हें बोला जाता था सुन्नी। फिर कुछ मुस्लिम्स इससे नाराज थे, वो बन गए शिया, और वो बोले कि मोहम्मद के जो सन इन लॉ है, मोहम्मद का जो दामाद है, उसे बनाओ तुम फर्स्ट लीडर, क्योंकि मोहम्मद ने कहा है, इन्होंने अपने आप ही मान लिया। तो सेकंड हो गई ये। तो मतलब कि जो लीडर है, इस पे लड़ाई हो गई। फर्स्ट बोले कि सन इन लॉ को बनाओ, लेकिन बना दिया किसी और, मोहम्मद के क्लोज फ्रेंड को। इस वजह से जो क्लोज फ्रेंड को मानते थे वो बन गए सुन्नी, और जो सन इन लॉ को मानते थे वो बन गए शिया। और इनमें आपस में लड़ाई चलती रहती है हमेशा, अभी भी चलती रहती है पाकिस्तान वगैरह में, ठीक है। तो इस वजह से एक तो डिसएडवांटेज हो गया कि सेक्ट फॉर्म हो गए, और एक एडवांटेज था कि जो इंस्टीट्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो लीडर होता था कम्युनिटी का, इसको कहा जाता था आमिर अल मोमिनिन। याद कर लेना, लीडर को आमिर अल मोमिनिन कहा जाता था। फिर उसमें दिया गया है कि जो फर्स्ट फोर कैलिफ्स थे, फर्स्ट फोर खलीफास थे, जो उन्होंने अपनी पावर को जस्टिफाई किया। जस्टिफाई किस बेसिस पे, कोई बेसिस भी रहा होगा। बेसिस ये था कि हम उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज एसोसिएशन। भाई हम मोहम्मद के साथ रहते थे, और फिर जितना भी रेवोल्यूशन वगैरह हुआ था इस्लामिक, हमने कराया है, तो हम बनने चाहिए कैलिफ। इस बेसिस पे पहले 4 कैलिफ बन गए, और फिर उन्होंने अपना अपना वर्क मोहम्मद की जो गाइडलाइंस थी उसके बेसिस पे करते रहे। मोहम्मद गाइडलाइंस कैसी थी? मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को बताते थे कि हमें दिन में ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस बेसिस पे अपना काम करते रहे फर्स्ट 4 कैलिफ्स। फिर उसमें कैलिफ्स के वो बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स, कि कैलिफ्स के काम वगैरह करते थे। 2 ही ऑब्जेक्टिव्स होते थे कैलिफ्स के। पहला ये होता था कि जितनी भी ट्राइब्स हैं जो उम्मा बनाती हैं, यानी कि पहले हमने पढ़ा था बहुत छोटी छोटी ट्राइब्स थी अरब की, वो मिलके एक उम्मा कम्युनिटी बनाती है, सब मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जितनी भी ट्राइब्स थी उन पे कंट्रोल रखना है कि अब तक कोई भाग जाए, कि अब तक कुछ हो जाए, ठीक है। और दूसरा ये था कि रिसोर्सेज लेके आने, तुम्हें लोगों के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना है ताकि अपना धर्म बच सके, ठीक है। ये मेन था इनका। अब ट्राइब्स पे कंट्रोल इसलिए भी रखना था क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, मोहम्मद की डेथ हुई 632 करंट एरा में, और उसी वक्त बहुत सारी ट्राइब्स, मतलब बहुत सारी ट्राइब्स थी जो कि मतलब मोहम्मद के कहने पे आई थी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होके, वो वापस चली गई ब्रोक अवे। तो उन पे भी कंट्रोल लाना था उसे वापस, तो उन पे भी उन्हें कंट्रोल लाना था वापस। जो हमारा फर्स्ट कैलिफ था अबू बकर, जिसके वजह से 2 सेक्ट फॉर्म हुए, शिया और सुन्नी। जो जो इसको मानते थे वो सुन्नी थे। सुन्नी एक और बता देते ये लार्जेस्ट सेक्ट है, यानी कि कोई तो मेजोरिटी में हो गए, या तो सुन्नी होंगे या शिया। तो शिया सेकंड लार्जेस्ट है। इसके बाद और भी सेक्ट हैं, वो इसमें नहीं दे रखे। सेकंड लार्जेस्ट शिया है और फर्स्ट लार्जेस्ट सुन्नी है, ठीक है। तो अबू बकर ने जो ट्राइब्स छोड़ छोड़ के जा रही थी इस्लामिक एम्पायर को, उनको सप्रेस कर दिया रिवोल्ट के द्वारा, मतलब सप्रेस कर दिया इनके रिवोल्ट को कैंपेन्स के द्वारा, मतलब लड़ाई वगैरह कर दी, आर्मी वगैरह को भेज दिया, और फिर ये जो छोड़ छोड़ के जा रही थी इन्हें वापस रख लिया अपने पास। तो मेनली अबू बकर ने जो काम किया था वो यही किया था कि जो ट्राइब छोड़ के जा रही है उन्हें बचा लो बस। लेकिन कैलिफ्स के 2 ऑब्जेक्टिव होते, एक ट्राइबल कंट्रोल, एक रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज भी इसने थोड़ा बहुत किया पर इतना नहीं किया। जो सेकंड कैलिफ था उसने रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिसका नाम था उमर। इसने क्या किया, जो एक इस्लाम की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसे एक्सपेंड किया, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सपेंड किया, यानी कि तुम पैसे सिर्फ ट्रेड और टैक्स से लाते हो। तो बोला कि ये काफी नहीं है, तुम टैक्स से कितना पैसा कमा लोगे, ट्रेड से कितना पैसा कमा लोगे, हमें करनी पड़ेगी लड़ाई, वॉर। और जो आसपास के देश हैं उन्हें लूट के फिर हम पैसा कमा लेंगे बढ़िया। तो इसने सोचा कि हम ये कर लेते हैं कि इससे तो छोटी मोटी इनकम आती है, 100 रुपए आ गए, 200 रुपए आ गए, इससे हम 10-10 हजार कमा लेंगे। आसपास जो बड़े बड़े एम्पायर हैं जैसे कि रोमन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर, इन पर अटैक कर देते हैं। ऐसे इसने क्यों सोचा? क्योंकि उसने देखा कि ऐसा उसने सोचा क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया, रियलाइज
डेट रिच बूटी, बूटी का मतलब वो चीज होती है जो कि स्टोलन हो और उसमें वैल्यूएबल गुड्स हो, यानी कोई महंगी चीज जिसको चोरी करके लाया हो उसे कहते हैं बूटी। और इसको इस्लामिक लैंग्वेज या अरेबिक वगैरह में कहा जाता है गनीमा, गनीमा। तो ये भी याद कर लेना। तो उसने रियलाइज किया कि जो रिच बूटी यानी कि जो महंगे महंगे सामान हम चोरी कर सकते हैं, कैसे? फ्रॉम एक्सपीडिशनरी रेड्स। एक्सपीडिशनरी रेड्स वो रेड्स होती है जिनमें हम बहुत दूर चल के जाते हैं और हमारे एनिमी पे अटैक करते हैं और फिर उनका सामान लेके आ जाते हैं, या फिर उनके सामान की जगह उनके देश पे रूल कर लेते हैं। तो ये होती हैं एक्सपीडिशनरी रेड्स। तो मुस्लिम ये बहुत सारे कंडक्ट कराते थे। स्टार्टिंग में जब मदीना और मक्का था, मतलब मोहम्मद को मदीना भेज दिया जाता है मक्का से निकाल के, तो जब ये मक्का पे करते थे, मदीना से मक्का जाते थे और फिर इनके डेजर्ट ट्रेवलर्स पे अटैक करके रेड्स करके सामान लेके आ जाते थे। तो ऐसे करते थे, ठीक है। तो ये सोचा कि इससे बहुत सारी इनकम आ जाती है, तो क्यों ट्रेड और टैक्स पे डिपेंडेंट हो, एक और सोर्सेज लाते इकोनॉमी का, ठीक। उसके बाद अब ये सोर्स कैसे आता है पूरा ये भी बताता हूँ। जो इन्होंने इकोनॉमिक सोर्स बढ़ाने की सोची थी कि रेड्स वगैरह करके लेके आएंगे, तो उसने फिर कैलिफ जो था हमारा सेकंड कैलिफ उमर नाम का, उसने किया था ये। तो उसने क्या किया, जो सोल्जर्स वगैरह थे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, ज्यादा सोल्जर्स इकट्ठे कर लिए ट्राइब्स में से। और फिर क्या किया, जो लैंड्स थे बिलोंगिंग टू बाइजेंटीन एम्पायर, बाइजेंटीन एम्पायर यानी कि रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर को बाइजेंटीन एम्पायर कहा जाता था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को, ठीक है। और ससानियन एम्पायर, ईरानियन एम्पायर में दो डायनेस्टी आती है, पहले आती है पार्थियन, उसके बाद आती है ससानियन। तो ससानियन एम्पायर ईरानियन एम्पायर को कहा गया है जब ससानियन डायनेस्टी रूल करती थी, ठीक है। तो ये दोनों एम्पायर थे, तो इनकी जमीन पे कंट्रोल करने के लिए इसने सोल्जर्स बढ़ाए और फिर इन पे अटैक करके उन्हें जीत लिया। फिर उसमें ये बताया गया कि बाइजेंटीन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता था। ये जो एम्पायर था ईरान का, ये ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म यानी कि जो पारसी धर्म है उसको प्रमोट करता था, ठीक है। तो अब ये बड़े बड़े एम्पायर थे, इसको इस्लामिक एम्पायर ने कैसे हरा दिया। इस्लामिक एम्पायर तो बस छोटा सा एम्पायर था, सऊदी अरेबिया, अरेबिया पार्ट में हो गया, और बस इतने एरिया में था, बस जो अरेबियन पेनिनसुला था उसमें था। तो इस छोटे से एम्पायर ने इन बड़े बड़े एम्पायर को कैसे हरा दिया। तो इस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रोमन एम्पायर था और एक ईरानियन एम्पायर था, ये दोनों आपस में लड़ लड़ के बेवकूफ हो रखे थे और इनमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी चल रहे थे अरिस्टोक्रेसी वगैरह के। तो आपस में लड़ लड़ के बहुत ही वीक बन गए थे। फिर हमारा इस्लामिक एम्पायर दूर बैठा बैठा देख रहा था कि भाई आपस में लड़के कमजोर बन रहे, इसने बीच में जाके अटैक करके दोनों को जीत लिया, ठीक है। इनके जो धर्म थे, जो राष्ट्रियनिज्म और क्रिश्चियनिटी, इनको भी इसने इस्लामिक एम्पायर के लोगों ने ऐसा नहीं कि रातों रात खत्म कर दिया, इन्हें प्रोटेक्ट किया, जिसे हमारे धर्म में आना आ जाओ, जिसे नहीं आना वो अपने रह के अपने आराम से पढ़ लो, अपने धर्म को पढ़ लो, लेकिन टैक्स वगैरह देते रहो हमें, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे उमर कैलिफ था, सेकंड कैलिफ, इसने 3 सक्सेसफुल कैंपेन्स कराए। और इस वजह से क्या हुआ, अरब्स जो लोग थे इन्होंने कितना एरिया अपने अंडर में ले लिया, सीरिया का एरिया ले लिया, इजिप्ट का ले लिया, इराक भी ले लिया अपने अंडर, इराक यानी कि मेसोपोटामिया, ईरान भी ले लिया, अंडर द कंट्रोल ऑफ मदीना। अपनी एक कैपिटल मदीना के सहारे इन्होंने 4 जगह अपने अंडर ले ली, ठीक है। मतलब और ये सब कुछ क्यों हुआ। अब ऐसे थोड़ी तुम युद्ध करोगे तो हमेशा तुम ही जीतोगे, लेकिन ये हमेशा जीत गए। इसका
रीजन क्या हुआ, रीजन फॉर सक्सेस। अब इस सक्सेस के 3 कारण दिए गए एनसीईआरटी में। पहला था कि इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई मिलिट्री की, भाई हम रात को एकदम से जाके अटैक करेंगे वगैरह वगैरह, तो इन्होंने मिलिट्री की स्ट्रेटेजी अपनाई। दूसरा क्या था, रिलीजियस फर्वर, यानी कि रिलीजियस जोश था इनके अंदर कि हमें अपना इस्लाम धर्म लोगों में फैलाना है, अगर नहीं फैलाया तो खत्म हो जाएगा, अल्लाह में माफ नहीं करेगा वगैरह वगैरह। तो इस वजह से इनमें बहुत सारा जोश भरा हुआ था अटैक करने का और फिर लोगों को कन्वर्ट करने का, ठीक है, अपने धर्म को फैलाने का। और तीसरा था वीकनेस ऑफ अपोजिशन, ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर था। वरना रिलीजियस जोश जो होता है इतना तो पावरफुल है नहीं कि तुम चींटी से और इतने बड़े एम्पायर को हरा दोगे। सबसे पावरफुल यही है वीकनेस ऑफ अपोजिशन, की जो तुम्हारा अपोजिशन वाला एम्पायर है, रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर, ये आपस में लड़के कमजोर थे। और रोमन एम्पायर के तो 2 हिस्से भी हो गए थे, वेस्ट और ईस्ट। वेस्ट वाले को बाद में ट्राइब्स ने अटैक करके हरा दिया था, तो ईस्ट बचा था सिर्फ, जिसमें भी मतलब धीरे धीरे प्लेग वगैरह आ गए थे, जिस वजह से वीक हो गया था। ईरानियन एम्पायर भी आपस में लड़ के हो गए थे। तो वीकनेस ऑफ अपोजिशन बहुत ही एक मेजर फैक्टर था इसकी जीत में। उसके बाद हमें आगे दे रखा है थर्ड कैलिफ के बारे में। थर्ड कैलिफ का नाम था उथमान। अब इधर से सिविल वॉर्स स्टार्ट होंगे, हमने अभी तक पढ़ लिया था। जो हमारा मेन टॉपिक हेडलाइन थी, एक्सपेंशन, सिविल वॉर और सेक्ट फॉर्मेशन। तो सेक्ट फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, सिया सुन्नी कैसे बने, एक्सपेंशन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे सिविल वॉर। तो सिविल वॉर इस थर्ड कैलिफ से स्टार्ट होते हैं, कैसे होता है भी बताता हूँ। तो थर्ड कैलिफ था उथमान। इसने क्या किया, इसने भी यही किया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम करे, एक्सपेंड वगैरह किया अपना एरिया, एक्सपेंशन अभी भी चल ही रहा है, एक्सपेंड किया उसने एरिया। और इतना एक्सपेंड कर दिया कि मोहम्मद 632 करंट एरा मरा था और इन्होंने 10 साल के अंदर अंदर 642 करंट एरा के आसपास नील रिवर और ओक्सस रिवर, नील रिवर और ओक्सस रिवर के बीच में जितना भी एरिया था सारा कंकर कर लिया था। एक बार मैप पे बता देता, नील और ओक्सस रिवर वगैरह कहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अरेबिया वगैरह का पार्ट हो गया। यहाँ पे हमारा इजिप्ट है और यहाँ पे नील रिवर बहती है, ठीक है। तो ये हमारी नील रिवर है, नील, ठीक है। और फिर जो ओक्सस रिवर है वो हमारी कहाँ पे है, ये हमारी यहाँ पे एक सी हो गई। ये हमारा यहाँ पे एक ईरान नाम का देश है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पे एक देश है उज्बेकिस्तान, और यहाँ पे एक देश ऊपर तुर्कमेनिस्तान। तो इन दोनों के बीच में रिवर है जो, वो है ओक्सस। तो नील और ओक्सस के बीच में जितना भी एरिया था ये सारा इस्लामिक एम्पायर के लोगों ने हड़प लिया था। यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे मक्का है और यहाँ पे मदीना है, इतने से एरिया से स्टार्ट हुए थे और उन्होंने इतना बड़ा एरिया अपना लिया, जिसमें कि इजिप्ट आ गया, सीरिया आ गया और इजराइल वगैरह आ गया, इराक आ गया, ईरान आ गया, फिर उसके बाद अफगानिस्तान का भी थोड़ा हिस्सा आ गया, उज्बेकिस्तान भी आ गया और सऊदी अरेबिया वगैरह, मतलब पूरा एरिया अपना लिया इन्होंने ओक्सस रिवर और नील रिवर के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद बुक में बताया गया कि ये जो एरिया है, ये जितना इन्होंने रूल किया था, उज्बेकिस्तान वगैरह ये सब, ये आज के टाइम पे भी मुस्लिम रूल के अंडर ही है। इनके आज के टाइम में भी देख लो, जो ईरान है वहां पे मुस्लिम गवर्नमेंट है, इराक में भी मुस्लिम गवर्नमेंट है, सीरिया में भी मुस्लिम गवर्नमेंट है, इजिप्ट में भी यही हाल है, सारे मुस्लिम मेजोरिटी है, उज्बेकिस्तान में भी मुस्लिम गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी मुस्लिम रूल है और ये सब 1400 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 1400 सालों से मुस्लिम ही रूल कर रहे हैं उधर।
फिर उसके बाद जितना भी एरिया था नील रिवर और ओक्सस के बीच में जो नया नया इनके पास आया था, उन्होंने इसमें नया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपनाया। हर जगह पे एक गवर्नर को आमिर कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, और ट्राइबल चीफ्टन्स लगा दिए। इन्हें कहा जाता है असराफ्स। तो न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना दिया जितने भी नए नए ऑक्यूपाइड एरिया हैं, जैसे कि मदीना से इन्होंने अटैक करके ये जगह हड़प ली, ये जगह हड़प ली, तो इस जगह का एक बना देंगे, इस जगह का एक ट्राइबल चीफ बना देंगे, ये सब कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया जो इनकी सेंट्रल ट्रेजरी थी, यानी कि मुस्लिम एम्पायर, पूरे जो मुस्लिम एम्पायर है उसमें जितना पैसा होगा वो एक ट्रेजरी में जाता था। मतलब राजा वगैरह तो अपना हिस्सा अलग लेते थे, लेकिन जो ट्रेजरी थी जो कि मुस्लिम के जो कॉमन लोग होते हैं उनमें पैसा बांटती थी, उसको कहा जाता था बैत अलमल। बैत अलमल ये मदीना में थी और इसमें बहुत सारा पैसा था। ये मुस्लिम के जो गरीब लोग होते थे उनमें पैसा बांटती थी। ठीक है, तो इसको भी अपना रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, कहीं ना कहीं से तो आता होगा पैसा। इसे रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, टैक्स से मिलता था। और फिर जो चोरी हुए बूटी होते थे, प्रीशियस वैल्यूएबल स्टोन्स, रेड्स वगैरह से आते थे, उनसे मिलता था कुछ हिस्सा। ठीक है, तो टैक्स और बूटी से मिल जाता था इसे अपना रेवेन्यू। फिर उसके बाद जो कैलिफ के जो सोल्जर्स थे वो कौन सी ट्राइब्स से बिलोंग करते थे, मोस्टली बिडोइंस ट्राइब्स होते थे वो। बिडोइंस मैंने बताया था एक फेमस ट्राइब है, आज के टाइम पे भी है, जो कि डेजर्ट ट्रेवलर थी उस टाइम में। तो ये मोस्टली जितने भी सोल्जर्स होते थे इसी ट्राइब से होते थे। और ये क्या करते थे, ये उन कैंप्स में रहते थे जो कि डेजर्ट और सिटी की बाउंड्री पे है, यानी कि इस तरफ डेजर्ट है, इस तरफ पानी वगैरह वाली सिटी है, तो बीच में इन्होंने अपने कैंप्स बना दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपनी नेचुरल हैबिटेट जो कि डेजर्ट है उसके पास रहे। इनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई थी डेजर्ट से, और सिटी के पास इसलिए ताकि अगर उनके जो कैलिफ वगैरह हैं उनको कोई दिक्कत आए तो एकदम से सिटी में जाके बचा लें। तो इस वजह से बॉर्डर पे रहते थे। और ऐसी सिटीज जो कि बॉर्डर पे होती थी उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि कूफा नाम की एक सिटी थी इराक में, और एक बसरा नाम की भी सिटी थी। ये सिटीज डेजर्ट और पानी वाली जगह के बीच में रहती थी। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है जो रूलिंग क्लास थी, यानी कि जो कैलिफ्स वगैरह थे और फिर मिनिस्टर्स वगैरह थे और फिर सोल्जर्स थे, इनको जो बूटी वगैरह होती थी, चोरी वगैरह करते थे रेड से, उनका शेयर भी मिलता था। इनकी मान लो 1-2% मिल गया, 5-10% मिल गया, वो पैसे तो मिले ही मिले, ऊपर से इनकी सैलरी भी होती थी, मंथली पेमेंट्स, जिसे कहा जाता था अटा। अटा का रियल मीनिंग होता है गिफ्ट, लेकिन इस कंटेक्स्ट में उसे मंथली सैलरी के इक्वल रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया जो एरियाज थे जहां पे मुस्लिम ने कन्क्वेस्ट कर लिया था, एरिया वोन बाय मुस्लिम, यानी कि जिन पे पहले किसी और एम्पायर का रूल था उसके बाद मुस्लिम ने एरिया जीत लिया। जैसे कि मान लो रोमन एम्पायर था, वहां पे मुस्लिमों ने कब्जा करके उसे जीत लिया। तब वहां पे नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, जैसे कि क्रिश्चियंस वगैरह और जो राष्ट्रियनिज्म वगैरह वाले लोग, पारसी वगैरह। तो जो नॉन मुस्लिम थे उनके, अब मुस्लिम जीत गए तो वो अब उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प सकते हैं। प्रॉपर्टी है इनके पास मान लो, उसे भी हड़प सकते हैं। लेकिन मुस्लिम्स बोले कि हम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हड़पेंगे, बस तुम एक प्रॉपर्टी टैक्स दोगे हमें। जब ही अगर तुमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी। अगर प्रॉपर्टी टैक्स दोगे तो तुम अपनी प्रॉपर्टी पर आराम से कुछ भी तुम्हें करना कर सकते हो। उस प्रॉपर्टी टैक्स को कहा जाता था खरज टैक्स। और फिर नॉन मुस्लिम्स को कहा जाता था कि अगर तुम्हें अपना धर्म फॉलो करना है, कि मतलब हम मुस्लिम्स हैं, हम अपना धर्म आराम से फॉलो करेंगे, लेकिन हम राजा हैं, तुम नॉर्मल लोग हो, मुस्लिम्स भी नहीं हो तुम, तो अगर तुम्हें तुम्हारा धर्म फॉलो करना है इसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, वरना तुम अपना धर्म फॉलो नहीं कर सकते। अगर तुमने टैक्स दिया है जब भी तुम अपना धर्म फॉलो कर सकते हो।
तुम चर्च में जब भी जा सकते हो तुमने अगर टैक्स दिया है। तो उस टैक्स का नाम था जिजिया टैक्स। फिर उसके बाद एक और पॉइंट दिया गया है, जो ज्यूज और क्रिश्चियंस थे ये नॉन मुस्लिम्स थे, जो इनका एम्पायर था इस्लामिक एम्पायर इसमें, तो उन्हें क्या डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स ऑफ इस्लामिक स्टेट। यानी कि जो इस्लाम का एम्पायर था उसमें इन्हें प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स के तौर पे डिक्लेयर कर दिया, वरना जो मुस्लिम्स थे उन्हें मार देते लड़ाई करके, तो उन्हें प्रोटेक्शन दे दी गई कि भाई इन्हें कोई मारेगा नहीं, ये भी इंसान वगैरह वगैरह, ठीक है। और उन्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी गई कि तुम अपने धर्म को अपने हिसाब से चला लो, तुम्हें चर्च जैसा रखना कर लो, ऑटोनॉमी दे दी इन्हें, ठीक है। प्रोटेक्टेड स्टेटस जिन लोगों को दिया जाता था उन्हें धिम्मीज कहा जाता था। तो ज्यूज और क्रिश्चियंस को धिम्मीज कहा जाने लग गया। धिम्मीज वो लोग होते हैं जो कि किसी रीजन में रहते हैं जिस एरिया को मुस्लिम लोगों ने जीत रखा है, और वो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उन्हें अपना धर्म फॉलो करने के लिए बचाया जाएगा, उनके फेथ को भी बचाया जाएगा, तो उन लोग कहा जाता है धिम्मीज, ठीक है। अब पढ़ते हैं सिविल वॉर के बारे में। अब तक हमने देख लिया कि जो एक्सपेंशन हो रहा था उसमें इनका एरिया बढ़ रहा था, लेकिन अब एरिया बढ़ रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो अब मनी जहाँ पे आ जाता है वहां पे लड़ाई तो होती है। तो पैसा आ रहा है, इस वजह से क्या हुआ, जो उम्मा के लोग थे उनमें कन्फ्लिक्ट्स आने लग गए। किस वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कि भाई एक ट्राइब को तुम ज्यादा पैसा दे रहे हो और दूसरी ट्राइब को कम दे रहे हो, तीसरी को और ज्यादा दे रहे हो, चौथी को कम दे रहे हो, ऐसे हो गए इनमें। तो इसका मेन एग्जांपल था कि जो रूलिंग क्लास थी वो मेनली मैक्कन्स की होती थी, और मैक्कन्स में भी एक ट्राइब थी जिसका नाम था क्यूरेस। प्रोफेट मोहम्मद की ट्राइब का नाम क्यूरेस था, और उसी ट्राइब के लोग बाद में जाके रूलिंग क्लास में बनने लगे, जिस वजह से रूलिंग क्लास में अगर 10 बंदे तो 10 के 10 कुरैश मैक्कन्स ट्राइब्स आते थे। बाकी हजारों ट्राइब्स थी मुस्लिम के अंडर, उनमें कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। तो लोग सोचते सारे पैसे तो कुरैश ही कमा रहे हैं और हमारे पास तो पैसा नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे, इस वजह से लड़ाई होने लग गई आपस में। सिविल वॉर क्या होता है, आपस में लड़ने लग जाए, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुई थी थर्ड कैलिफ से। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड कैलिफ थे ना, वो भी मतलब कुरैश की थी, लेकिन उनके जो अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लो कि फिलहाल आज के टाइम में कैबिनेट होती है, तो अगर 30 बंदे हैं कैबिनेट में, तो 30 में से कुछ तो दूसरी उस ट्राइब वगैरह के थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ अदर मेंबर्स थे दूसरी ट्राइब्स के। लेकिन जो थर्ड कैलिफ था जिसका नाम था उथमान, उसने क्या किया, जितने भी अदर मेंबर्स थे वो सारे कुरैश ट्राइब्स के रख लिए। इनके 20 बंदे हैं, तो 20 के 20 खुद को मिला के सारे कुरैश के हैं, दूसरी ट्राइब का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा उसने इसलिए किया, सोचा कि अगर सारे जान पहचान के होंगे तो अच्छा कंट्रोल कर पाऊंगा, कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं होगा मेरे पोजीशन में। इस वजह से लोगों को ऐसा और लगने लग गया कि भाई मैक्कन बन गई हमारी सारी रूलिंग कम्युनिटी, तो हमें अपोज करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इराक, इजिप्ट और मदीना, अब मक्का के लोग रूल कर रहे हैं और मदीना के नहीं कर रहे, तो मदीना वाले भी प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे इराक और इजिप्ट वाले भी करने लगे। तो ये तीनों मिलके इन्होंने अपोज किया किसका, रूलिंग कैलिफ का, कि भाई तू तो सबको कुरैश बना देगा वगैरह वगैरह ऐसे। और इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपोज किया, फिर अपोज किया, वॉर वगैरह, और इस वजह से जो थर्ड कैलिफ था हमारा जिसका नाम था उथमान, उसको मार दिया जाता है, किल्ड। किन के द्वारा, इन दिनों में से किसी एक ने मार दिया होगा, ठीक है। वॉर की स्टार्ट हो चुकी थी कि भाई इन्होंने आपस में मिलके अपने ही राजा को मार दिया, तो सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका था। अब क्या होता है, जो फोर्थ कैलिफ बनता है, अब थर्ड वाला मार दिया गया है क्योंकि वो मक्का का था, तो अब फोर्थ कैलिफ किसका बनेगा, वो बनेगा मदीना का। दूसरी अपोजिशन का बनेगा कि भाई हमने मारा है, हम बनेंगे, ठीक है। और उसमें ये होगा कि अदर मेंबर्स इराक इजिप्ट के भी होंगे, मतलब
ये रिप्रेजेंटेशन देने वाले होंगे, लेकिन मक्का का कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि मक्का वाले पहले बन चुके हैं ऐसे। इसलिए क्या, थर्ड कैलिफ था हमारा उस्मान, उसे मार दिया गया, किल्ड बाय मदीना के जो लोग थे, इराक और इजिप्ट के लोग थे, उन्होंने मार दिया भाई, ठीक है। फिर उसके बाद अब फोर्थ जो कैलिफ बनेगा वो तो अब मदीना वगैरह का ही बनेगा। तो मदीना का जो फोर्थ कैलिफ बनता है वो था अली नाम का बंदा। तो फोर्थ कैलिफ का नाम था अली, और इसने एक गलती करी जिसकी वजह से सिविल वॉर और बढ़ गया। इसने क्या गलती करी, जो मनमुटाव चल ही रहा था मुस्लिम्स के बीच में कि मक्का वाले ज्यादा कमा रहे हैं, मदीना वाले कम कमा रहे हैं, तो ऐसे मनमुटाव तो था ही। अली ने क्या कर दिया, जो मक्का के जो लोग थे उनके खिलाफ वॉर कर दिया। 2 वॉर लड़े इसने मक्कन्स के खिलाफ। मक्का जो लोग मक्का की एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि मक्का के जो 2-3 बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स थे बड़े, उन सब के खिलाफ वॉर करके उन्हें मारने की सोची। तो पहला फर्स्ट वॉर कहाँ पे करता है ये, फर्स्ट वॉर करता है ये कूफा। मैंने बता दिया था, एक डेजर्ट वाले लोगों के लिए एक जगह थी, जो बिदोइंस ट्राइब होती है वो यहाँ पे रहती थी अपने कैंप्स लगा के। कूफा जगह है इराक में। तो यहाँ पे इसने अपना फर्स्ट वॉर किया, और किसको हरा दिया, इसने हराया प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ थी आयशा, उसके खिलाफ जंग लड़के उसे हरा दिया। और इसे कहा जाता था बैटल ऑफ कैमल। ये हुआ था 657 करंट एरा में, ठीक है। तो एक तो अभी प्रोफेट की मोहम्मद की वाइफ थी, ये मक्का से थी, तो मक्कन्स के खिलाफ वैसे ही वॉर छिड़ी गई भाई, हमारे प्रोफेट की वाइफ को हरा दिया वगैरह वगैरह। तो एक इसने ये गलती कर दी पहला वॉर। उसके बाद दूसरा वॉर किया इसने, यहाँ पे डाटा नहीं है। दूसरा वॉर किसके खिलाफ किया, इस वॉर का नाम था बैटल ऑफ सिफिन। सिफिन एक जगह थी, कहाँ पे, सीरिया वगैरह में। तो बैटल ऑफ सिफिन सीरिया में एक जगह थी, उस पे एक सीरिया का गवर्नर ने इसके खिलाफ युद्ध किया था, उसका नाम था मोविया। अब हर बार कोई बंदा जीतता नहीं, मोविया ने इसे हरा दिया, और जो हमारा था अली डिफीटेड। और फिर उसके बाद वॉर को कैसे एंड किया गया, वॉर को एंड किया इन अ ट्रूस। ट्रूस में क्या हुआ, ट्रूस क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, शांति का एग्रीमेंट, कि भाई कुछ टाइम के लिए हम भी लड़ाई नहीं करेंगे, तुम भी लड़ाई नहीं करोगे, थोड़ी देर अपने आराम से रह लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा अली हो इसमें हार जाता है। और फिर ये भी मक्का था, मक्कन्स का था ये मोविया, तो मक्कन्स के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ दिया अली ने। तो इस वजह से एक और रिफ्ट, यानी कि मनमुटाव बढ़ गया मक्कन्स और मदीना के लोगों के बीच में, ठीक है। फिर इस बैटल के बाद क्या हुआ, जो अली की फॉलोइंग थी, फॉलोअर्स थे अली के, वो 2 हिस्से में बट गए। एक हिस्सा था जो लॉयल रहे कि भाई हमारे तो कैलिफ अली हैं, हम तो इनके साथ लॉयल रहेंगे बेशक वो हार गए हों। दूसरे थे भाई ये तो हार गया, ये तो क्या ही राजा बनेगा, हम इसके साथ नहीं रहे, और वो छोड़ के चले गए। सम लेफ्ट, उन्हें कहा जाता था खरजीज। जो छोड़ के गए उन्हें खरजीज कहा जाता है। खरजीज का असली मीनिंग होता है आउटसाइडर, भाई ये तो छोड़ के चले गए तो बाहर के लोग हैं, तो इन्हें आउटसाइड। फिर उसके बाद क्या होता है, अब खरजीज इससे नाराज थे अली से, क्योंकि हार गया, और फिर इन्होंने मक्कन्स के खिलाफ युद्ध किया। तो एक कुछ टाइम के बाद अली एक मोस्क यानी कि मस्जिद वगैरह में पूजा वगैरह कर रहा होगा, अपनी नमाज वगैरह पढ़ रहा था। तो उधर एक खरजी आउटसाइडर ने मार दिया इसे, अली को मार दिया, खरजी ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके लोयल बंदे थे, भाई हमारे तो अली है, अब इनका अली मर गया तो अभी क्या करें। तो जो अली का बच्चा था हुसैन, और फिर हुसैन के जो बच्चे थे इनको इन्होंने अपनी लॉयल्टी दे दी, भाई अब ये हमारे राजा वगैरह बनेंगे। अब ये ऐसी लॉयल्टी देते रहे इतनी देर में, जिसने से हराया था मोविया सेकंड बैटल में, वो बोला अपनी लॉयल्टी देते रहो तुम, मैं अपने राजा बन जाता हूँ। मोविया अपने आप को 5th कैलिफ बना लेता है, कब, 661 करंट एरा में, और अपनी एक डायनेस्टी स्टार्ट कर देता है जिसका नाम था उम्मयद डायनेस्टी।
उमैयद का मतलब क्या है? उमैयद एक गोत्र होता है, गोत्र एक क्लैन, किस ट्राइब का? कुरैश ट्राइब का। यानी कि ये भी कुरैश ट्राइब का हिस्सा था मोविया, और इसने वापस से अपनी मक्का की लोगों की कैरेक्टर वापस से दिखा दी। ठीक है, फिर उसके बाद एक लास्ट पॉइंट दिया गया इस टॉपिक में कि जितने भी सिविल वॉर्स हुए, अभी हमने देखा कि सबसे पहले उथमान आता है, उसने भाई मक्कन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा दिखा दिया कि भाई मक्का के लोग ही रहेंगे, इस वजह से फिर उसे मार दिया जाता है किनके द्वारा? मदीना वगैरह के लोगों के द्वारा। फिर उसके बाद अली आता है, वो भाई मक्कन्स के खिलाफ हो जाता है कि भाई मक्कन्स ऐसे हैं, ये रूल करते हैं, वो मक्कन्स को मारने लग जाता है। इस वजह से दोनों में लड़ाई होती है, फिर अली मर जाता है वापस से। फिर उसके बाद वापस मक्कन्स का एक रूलर आता है जिसका नाम था मोविया, और वो उमैयद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। तो सिविल वॉर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ये सिविल वॉर चल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि जो अरब एम्पायर बनाया था इतना बड़ा, ये आपस में लड़ के खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2-3 राजा तो मरवा ही दिए इन्होंने आपस में लड़ के। ऐसे भी साइंस थे कि जो ट्राइब्स थी वो छोड़ के जाने वाली थी, क्योंकि भाई राजा तो हमारी तरफ का नहीं है वगैरह वगैरह, इस वजह से। लेकिन फिर उसके बाद हमारा मोविया यानी कि उमैयद डायनेस्टी आती है, और वो कुछ ऐसा करके जाती है जिससे कि यूनाइट हो जाते हैं मुस्लिम्स। अब वो ऐसा क्या करती है, क्या है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि स्पेशली उमैयद डायनेस्टी के ऊपर है। द उमैयद एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटी अगला टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।